मेरे साथ हैं पहलवान योगेश्वर दत्त। जी हाँ, अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न, पद्मश्री और इससे भी बड़ी बात 2012 का वो लंदन ओलंपिक कौन भूल सकता है जहां पर शानदार दांव दिखाते हुए कांस्य जीता, लेकिन सोने की कसक रह गई। योगेश्वर भाई, आपका स्वागत है अमर उजाला में। धन्यवाद भाई। आपकी आभा तो स्वर्णिम है, पहलवानी के दांव से आपने अपनी चमक तो बिखेरी। पहले लंदन ओलंपिक ही चलते हैं, क्या अनुभव था, कैसा, और आखिरी टाइम में जो आपने दांव लगाकर एकदम बाजी पलटी? देखिए, लंदन ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल था, वो मेरे लिए एक सपना पूरा होने वाला था। जब मैंने ओलंपिक मेडल जीता 2012 में, 96 से मैंने ओलंपिक मेडल का सपना देखा था और 2012 में पूरा हुआ। और अच्छा लगा कि पूरे देशवासियों को खुश होने का मौका मिला एक मेडल की वजह से, और उसका कारण मैं बना। जब आपको पूरा देश प्यार करता है और आप जब देश का तिरंगा फहराते हो तो उसका अलग ही अनुभव होता है। और हर इंसान, हर खिलाड़ी चाहता है कि वो देश के लिए मेडल जीते, देश का तिरंगा उसके हाथों में, वो ग्राउंड में लेके उसका चक्कर लगाए। तो मेरे सपने भी वो कई बार पूरे हुए, चाहे बात एशियन गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स की या ओलंपिक की हो। देश के लिए मेडल जीता, और जब तिरंगा ऊपर जाता है तो एक गर्व का, एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है और वो अलग ही पल होता है जो कोशिश शब्दों तो में सोने बयान के लिए नहीं की कर थी योगेश्वर भाई? सकता। देखिए, बिल्कुल होने के लिए कोशिश की थी, पर बचपन से सपना ओलंपिक मेडल जीतने का था। कभी अगर मन में बचपन से ही आता कि ओलंपिक गोल्ड जीतना है तो शायद ओलंपिक गोल्ड भी जीतते। पर मैंने हर जगह में बताता हूँ कि 1996 में लिंडर पेस जी का ब्राउन मेडल आया था। हाँ। और तब मैंने उनको देखा था टीवी पे, और तभी से मेरे मन में था कि मैं भी कुछ तो लाना है। ओलंपिक मेडल जीतूंगा। तो ओलंपिक मेडल के लिए ही मेहनत की, कभी ये मेहनत की नहीं कि वो गोल्ड जीतना है। तो बचपन से ही अगर मेहनत करते कि गोल्ड जीतना है, गोल्ड जीतना है, दिन रात अगर वो ही हम रट्टा लगाते तो शायद भगवान में गोल्ड जीता। पर बचपन से 96 से ये कि दिमाग में बात घूमती रही कि ओलंपिक मेडल जीतना है, तो भगवान ने ओलंपिक मेडल दिला दिया। आखिरी समय में तो ऐसा भी लग रहा था कि कांच से भी शायद छूट जाएगा, लेकिन वो फितले का ऐसा कमाल हुआ, और वो दांव भी अपने आप में ऐसा अद्भुत है, हर कोई लगा नहीं सकता। और आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, जो पहलवान देख रहे हैं, सीख रहे हैं इसको? देखिए, आज के टाइम में तो तकरीबन पहलवान दाव को अप्लाई करते हैं, और बड़ा अच्छी और प्यारी टेक्निक है, लोगों को समझ में भी आती है पॉइंट कैसे स्कोर होते हैं। और इस 2012 ओलंपिक के बाद तो लगभग जिसने भी मेरी वो कुश्ती देखी थी तो उनको समझ में आता वो है दांव लोकप्रिय हो गया। हाँ, कि इस दाव का क्या नाम है और ये कैसे वरना लोग फितले समझते नहीं थे। कैसे कैसे इसमें पॉइंट मिलते हैं। तो अच्छी बात है कि भाई लोग किसी न किसी वजह से मेरे को जानते हैं, ओलंपिक मेडल की वजह से जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्यार, जो मान सम्मान देशवासियों ने जो दिया है वैसे ही बना। अच्छा, औपचारिक बातचीत तो ईश्वर भाई आपसे मंच पे खूब हुई संवाद के। हम ये जानना चाहेंगे, कुश्ती में क्यों आए, कैसे आए, बचपन कैसा था, कब रियाज करना शुरू किया, दंड बैठक लगानी कब से शुरू की, और क्यों पहलवानी क्यों बनना? और भी खेल थे? बिल्कुल कुश्ती में आया, कोई प्री प्लान नहीं था कुश्ती मारने का। मैं बच्चा था, 7 या 8 साल की मेरी उम्र थी। 82 का मेरा बर्थ है, शायद 88 89 में मैंने अखाड़े में पहली बार बच्चों के साथ खेलते गया था। मिट्टी का अखाड़ा था। कहाँ पर? मेरे गांव में, भैंसवाड़ कला गांव, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे को नहीं पता था कि क्या है, क्या बना। मैं तो मिट्टी में खेलना अच्छा ऐसे लगा। शौक में चले गए? हाँ, मिट्टी में खेलना अच्छा लगा। जो मेरे पहले गुरु मास्टर सतबीर जी थे, 2-4 दिन बाद उन्होंने देखा, बोला कि भाई, मेरे गाँव घर का नाम मनीष है। मनीष? तो हाँ, मनीष। अच्छा। आ का डंडा लगा देते, बोले मनीष तू हर रोज आया कर। हाँ। मैं डेली जाने लगा। फिर मेरे गांव में एक बलराज पहलवान थे जिनका फिर नाम था, जिनका कुश्ती के दौरान ही देहांत हुआ था। लगभग 26 साल की उम्र थी जब उनका स्वर्गवास हुआ। अखाड़े में ही उनका स्वर्गवास हुआ था। अच्छा, खेलते खेलते ही? हाँ, भारत के इसी दंगल में उनका स्वर्गवास हुआ था। तो गांव में काफी उनका नाम था कि बहुत बड़े पहलवान थे। मेरे जब पता लगा कि भाई कुश्ती हो रही है ऐसे ऐसे, तो तब ये था कि मेरे को बड़ा पहलवान बनना है। और मेरे को ये नहीं पता कि बड़ा पहलवान कैसे होता है। ना मेरे को मैच की कुश्ती पता, ना ओलंपिक का पता। मैंने अखाड़े में स्टार्ट किया। बस मेरा तो शौक था कि मिट्टी में खेलना और पहलवान। बाद में पहले ये था कि मेरे को पहलवान बनना है, पर कैसा पहलवान बनना है ये नहीं पता था। जब बाद में पता लगा कि मैच पे कुश्तियाँ होती हैं, नेशनल भी होता है, ये भी होता है। ओलंपिक का मेरे को 96 में पता लगा जब लिंडर पेस का ब्राउन मेडल आया। मेरे पिताजी ने बताया था कि ये ओलंपिक के 4 साल में एक बार होते हैं, हिंदुस्तान का एक ही मेडल आया है। जब मैंने उसको टीवी पे देखा था लिंडर पेस जी को, फिर तब ये था कि मेरे को भी ओलंपिक मेडल जीतना है। और वो 96 में सपना देखा हुआ, वो 2012 में 2012 में कितना अभ्यास किया, कितनी वर्जिश की? वो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। उसको अगर दंड बैठक कितनी दिन भर? ये नए जो पहलवान है आपको देखेंगे, वीडियो बनेंगे तो उस टाइम में काफी नहीं, जब ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे मान लीजिए, मैं डेली 5 से 6 घंटा ट्रेनिंग करता था। मैं एक ऐसा जुनून था कि लास्ट में आके तो मैं 4-5 बार भी ट्रेनिंग करता था। सुबह ट्रेनिंग जब हमारी क्लास होती उससे पहले करते, क्लास में करते, क्लास से आने के बाद करते, शाम को भी ऐसे ही क्लास में जाने से पहले करते।
क्लास में करते और उसके क्लास से आने के बाद भी करते। मतलब दिन के 6 सेशन भी मैंने ट्रेनिंग के लिए, चलिए 6 7 लेकिन 8 एक तो हमारी मिट्टी की और दंड बैठक वाली तैयारी है और एक जिम देखिए, वाली उसमें तैयारी है। अलग-अलग अब है। बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग कि जिम वाली करें, मिट्टी वाली करें, दंड बैठक देखिए, लगाएं अब या आज का मॉडर्न टाइम है, अब एक तरीके से अब आज बच्चे कुश्ती करते हैं। हम हमारे टाइम में तो हम 100 रस्से चढ़ जाते थे, 30-35 फीट का रस्सा होता था, 100 बार डेली उसको। रस्सा चढ़ जाता हाँ है, हाँ, सुशील और मैं बहुत मुग्दर ज़्यादा। चलाना। हाँ हाँ, मुद्रा अखाड़ा खोलना। हमारे टाइम में तो जिम भी वेट ट्रेनिंग भी इतनी नहीं थी बचपन जब हमने की। 2008 2 ओलंपिक खेल तक तो मैंने कभी हमें वेट ट्रेनिंग वो भी नहीं की थी। उसके बाद ही जब मेरे को इंजरी हुई, उसके बाद नी इंजरी हुई, तो उसके बाद जिम में जाना स्टार्ट किया। तो साथ साथ में पैरों के साथ साथ अपर बॉडी की जिम में स्टार्ट की, पर वो रोज़ नहीं होती, वो हफ्ते में 2 दिन होती थी। आज जो बच्चे करते हैं हफ्ते में 2-3 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं पावर बढ़ाने के लिए। तो एक शेड्यूल है। पहले एक ही थी, मैट पे प्रैक्टिस की, दौड़ लगाई, रस्सा किया, उठा बैठे लगाई, ये 3-4 टेक्निक की अपनी 3-4 चीज़ें थी। आज तो आगे बढ़ने के लिए, प्रपोर्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। प्रोटीन वोटीन ले लेते प्रोटीन, हैं। हाँ, हमारे 2008-9 तक तो हमारे पास प्रोटीन भी नहीं था ना तो कोई। बादाम खाओ, दूध पियो। हाँ, वो आज भी पीते हैं, वो भी कितनी है। खुराक? देखिए, मैं वेट में खेलता था, वेट कैटेगरी थी मेरी पहले 55 में था। जो सीनियर, अगर आप ओलंपिक की बात हाँ, करें, हाँ। पहला ओलंपिक मैंने 55 में खेला, दूसरा और तीसरा ओलंपिक 60 केजी में खेला, 60 चौथा रियो ओलंपिक मैंने 65 केजी में खेला। तो उसको डाइट अलग है कि भाई अगर मैं को कितना वेट लूज करना है, किस तरीके से मेरे को कितने दिन में वेट लूज करना है, वो तरीका होता है। और क्या डाइट लेनी है, किस में कम फैट है, तो वो कुछ चीज़ें हैं। जैसे पर घी, दूध, जो हमारी देसी डाइट है, वो मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो हमेशा लेता था मैं। उसकी वो मतलब वो मात्रा कम ज़्यादा हो सकती थी। कितनी मात्रा रही सबसे ज्यादा पीक पे? देखिए, मैं 2 केजी दूध पीता था। 2 किलो दूध हाँ रोज। हाँ, मैं बेशक वेट का पहलवान था, पर 2 केजी दूध में और पीता घी था। बादाम कितना? बादाम भी लगभग ये लगाइए कि ग्राम में तो नहीं कह सकते, 100-150 ग्राम सुबह, 100-150 बादाम की गिरी सुबह, 100-150 ग्राम बादाम गिरी शाम को, रगड़ के, मतलब जो कि बादाम रगड़ना, उसको आलमंड वाटर, वो सुबह शाम। रियाज अभी भी जारी है? हाँ, एक टाइम अभी अकेडमी चलाते हैं हम, मतलब उसको बच्चे हमारे अकेडमी में, तो सुबह शाम हम खुद एक टाइम अपने भी करते हैं और बच्चे के साथ भी करते हैं। फिर वो ये वाले दांव पे छोड़ के सीधे राजनीति के दांव पेच पे क्यों आ गए? नहीं, वो भी चल रहे हैं। राजनीति अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये मेरा कुश्ती है, ये जो मेरा खेल है, ये मेरा बचपन का प्यार है। इसके साथ मैं बड़ा हुआ यहाँ तक। 7-8 साल की उम्र में जो चीज़ मैंने स्टार्ट किया, आज भी वो चीज़ करता हूँ। दिन रात इसके साथ में जिया हूँ। मेरे को मेडल, मेरे को जो मान सम्मान, जो 2 लोग मेरे को जानते हो मेरे खेल की वजह से, मेरी कुश्ती की वजह से जानते हैं, तो इससे तो मैं कभी दूर नहीं हो सकता। राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में भी अगर आया हूँ तो उसका भी माध्यम एक मेरी कुश्ती बनी है, नहीं तो आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं राजनीति में? देखिए, भविष्य का किसी को नहीं पता कहाँ तक जाते हैं, पर सभी चाहते हैं कि वो एक बुलंदियां छुएं, जो लास्ट पेड़ है वहाँ तक पहुँचे, पर वो किस्मत सबकी अलग। कुश्ती में तो ओलंपिक तक पहुंच गए, राजनीति में कहाँ पहुंचते देखिए, हैं? अभी राजनीति कभी मरती नहीं। जब तक इंसान जिंदा रहता है, राजनीति तब तक जिंदा रहती है। इसका कोई कुश्ती की तो उम्र है, राजनीति की कोई उम्र नहीं हाँ है। हाँ, इसमें कब आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये नहीं पता। परिवार को समय देते हैं? बिल्कुल, परिवार को समय देते हैं, अब यार दोस्तों को समय देते हैं, अपने अखाड़े घूमना फिरना पसंद है? घूमना फिरना कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है घूमने के लिए? अपना घर पसंद है, अपने अखाड़े में पसंद है। बाहर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया घूमे कुश्ती के लिए, कहीं जगह कोई पसंद आई हो? कोई पसंद नहीं है, अपने देश से पसा कोई देश खाने नहीं। पीने में क्या पसंद है? रोटी सब्जी, बाजरी रोटी, हरी सब्जी, चटनी। बस। फिल्में देखने का शौक है? फिल्में देखने का, पुरानी फिल्में देखने का शौक है। कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? जो देश के लिए, जो देश की, देखिए फिल्म काफ़ी हैं। मेरे को भगत सिंह बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। जो भी देश के ऊपर फिल्म बनती है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। वो हीरो हीरोइन कौन पसंद है? जिसकी मूवी देख ली वो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर सबसे अगली फेवरेट वो एक्टर कौन है आपका? देखिए, 2 ये पुराने, पहलवानी से अलग देखिए, सवाल है कि नहीं, व्यक्ति भी होता है ना उसमें पहलवान के अलावा, बिल्कुल, राजनेता के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल हम धर्मेंद्र। तो उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। नहीं, वो इतनी लोग जाने कौन से एक्टर पसंद है, हीरोइन कौन पसंद है? अच्छा, हीरोइन को कोई पसंद नहीं है ऐसी। मैंने जिसकी मूवी देख ली वही अच्छी लगी है मेरे को। कोई भी ना पसंद है? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, कोई मतलब परमानेंट। घर की हीरोइन ही पसंद है? हैं? घर की हीरोइन हाँ, घर में तो घर से वाला कुछ भी नहीं, घर से ज्यादा कुछ भी मतलब नहीं पहलवान भी किसी से तो डरता है, बोले हीरोइन का नाम लूंगा तो घर में बवाल हो है। नहीं, जाएगा। नाम तो मैं 10 के दे दूंगा, ऐसे नहीं डरते। हाँ, पर मैं ये बताता हूँ कि मेरे को वही लगा पहलवान कैसे डर रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी ऐसे ही तरीके से हमने किसी को पसंद किया ही नहीं। हाँ। क्योंकि जब आपको एक देखते तो है ना, कुछ फिल्में देखते हैं? इतनी ज़्यादा नहीं देखता मैं। अच्छा। फिल्में पहले देख लेते हैं, अब तो बहुत कम देखते हैं। अब वो फिल्में ना, तो वो फिल्में बनती है ऐसी जो देखने की। आमतौर पर फिल्मों में थोड़े अच्छे, जिनकी शरीर वरीर अच्छा हो जाए, धर्मेंद्र तो पहलवान थे तो फिर आगे अब गुजर भी गए धर्मेंद्र, तो आपको फिल्मों का कोई ऑफर नहीं आया? नहीं, हम फिल्मों वाले हम हैं ही नहीं, ऊपर कैसे आएगा। हम वैसे भी इनसे दूर रहते हैं। होता तो कोई नहीं, फिल्म वाले बना देते हैं।
तो उनके जैसे तो हम पहले ही बने हुए हैं। हम रियल लाइफ के हीरो हैं। नहीं वो तो खैर भगवान की दया से ठीक है, पर सबका अलग सोचने का तरीका होता है, अलग सोच होती है, तो उस तरीके से है। पर ये है कि भाई सब जिनका जो काम हो अच्छा करें। मेरे तो एक कहना है कि देश के लिए हमेशा हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, देश को आगे बढ़, एक कैसे देश आगे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, कोई भी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई फिल्मी हीरो हो, तो इस देश से प्यार होना चाहिए, वो बड़ा महत्व रखता है। योगेश्वर दत्त जी हैं। पहलवान के पीछे और राजनेता के पीछे के व्यक्ति को मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी वर्जिश इन्होंने अखाड़े में की है उतनी वर्जिश अब राजनीति में करने की कोशिश कर रहे हैं। संभल कर बोलना सीख गए हैं, बात बचाना बात छुपाना सीख गए हैं, बगलडूब लगाना और कैसे बगलडूब से निकलना और कैसे इकहरी लगाना और कैसे पट निकालना। दाव का आपको ही खूब पता है, अच्छा लगा कि भाई आपको दाव की पहलवान का जानकारी लड़का हूँ भैया, नहीं, अच्छी बात है। और माता ऐसे जी रहना ने चाहिए। स्कूल भेज दिया, नहीं तो मैं भी कुश्ती लड़ रहा नहीं, होता। अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी को किसी न किसी खेल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्रिकेट से अलग भी। तो खेल टीवी पे मैंने कम दिखते बातचीत के जो दांव लगाने की कोशिश की उसमें सब में निकले तो केवल ये कुश्ती के पहलवान नहीं है, बातचीत के भी पहलवान है। मैं भी पत्रकार हूं, इसलिए मैंने भी कोशिश की कुछ निकल जाए, कुछ योगेश्वर दत्त जी को हम जाने। मेरे जो खेल के हमारे अमर उजाला के जो हेमंत रस्तोगी जी हैं वो वहां से मुंडी हिला रहे हैं। हेमंत, कोई सवाल है तुम्हारे पास तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है खेल का, बोलो। देखिए ये हेमंत फ्रेम में आ जाओ, ये तो हमना औपचारिक बातचीत है, वीडियो चलेगा, ये आ जाओ। देखिए पहले तो मैं हेमंत भाई के लिए बता दूं कि हाँ, जब अरे हेमंत भाई तो हमारे हीरे हैं खेल के। जब हमारा मेरा और सुशील पूछ ले, कुछ पूछ ले। जब मेरा और सुशील का कुश्ती कैरियर स्टार्ट हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो तब से हम इनको जानते हैं और हमेशा बड़े अच्छे से इन्होंने कवर किया। कुछ तो पूछना चाह रहे थे, तुम ही पूछ लो, मेरे मुंह से क्यों पूछवा रहे हो? तो सर योगेश्वर को तब से जानता हूँ कि NIS में ये ट्रेनिंग करने आते थे। एथेंस ओलंपिक के लिए पहली बार खेलने जा रहे थे। बिल्कुल मतलब इन्हें मालूम ही नहीं रहता था कि कुश्ती की मैट और बिस्तर और खाना और सोना, बस बहुत तपस्या वाला जीवन जिया इन दोनों लोगों ने। इन दोनों को बहुत नज़दीक से देखा है। योगेश्वर, एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ी देर से उठ रहा है कि अब आप पहलवान से पॉलिटिशियन भी बन गए हो, तो अभी पहलवानी क्या अभी कुछ बाकी रह गई है या कुछ देना चाहते हो पहलवानी को पलट करके, या फुल टाइम प्रोफेशन हो गया है पॉलिटिक्स? कुश्ती के बिना मैं अपनी कल्पना नहीं कर सकता, और राजनीति एक अलग चीज़ है। हम एकेडमी चलाते हैं, अभी लगभग 100 बच्चे हमारे पास, और हम विश्व स्तरीय हमने एकेडमी बनाई है। सुबह शाम मैं अपनी एकेडमी में टाइम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो ओलंपिक चैंपियन हमारी एकेडमी से निकले। राजनीति में हमारे आने का उद्देश्य यही था कि खेल से अलग हटके अलग और भी स्पोर्ट्स हैं। कुश्ती के लिए तो मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, पर और भी स्पोर्ट्स हैं, और भी अलग अलग समाज में चीज़ें अच्छा करने के लिए हैं। राजनीति मेरा एक वो माध्यम है कि एक राजनीति ऐसा एक रास्ता है जिसमें हम हर क्षेत्र में हर जगह अच्छे से काम कर सकते हैं, एक आवाज़ हम बन सकते हैं। एकेडमी के पीछे क्या सपना है, क्या वो किस तरीके से, जैसा आप मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत ज़मीन पे स्तर पर काम शुरू कर रहा हूँ एकेडमी का, अभी आपने उद्घाटन नहीं किया है एकेडमी का, किस तरीके के बच्चों को लेकर के आना चाहते हैं, क्या प्लान है, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए कुश्ती जो है गरीब परिवार के बच्चे ज़्यादा करते हैं, और वो गांव से निकल के शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाके खर्च, मतलब इतना खर्चा आज के टाइम में कुश्ती पे होता है। दूध भी लगभग 100 रुपये kg है, घी है, बादाम है, वैसी डाइट है। अगर मैंने एक रोहतक के पास में एकेडमी खोली है, तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकें, उनको दूर ना जाना पड़े और घर वालों पर इतना ज़्यादा उनके प्रेशर ना, इतना खर्चा ना हो। तो इसलिए मैंने एकेडमी खोली है। लगभग 8 एकड़ में हमारी एकेडमी है और विश्व स्तरीय अब एकेडमी हमने बनाई है। कभी अभी आप आइए, ओपनिंग करें तब तो आपको बुलाएंगे ही। और हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ से ओलंपिक चैंपियन निकले। राजनीति जो है, राजनीति अलग है, खेल है, खेल अलग है। खेल में हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा कोई ना कोई खेल खेले, मजबूत बने, इस देश के लिए जिए, इस देश के लिए मरे। एक और सवाल मेरे दिमाग में जब आपसे मिलता हूँ, एक हर बार कौनता है, आपसे निजी स्तर पर तो बातचीत होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दुनिया के सामने भी आकर के इस बारे में कुछ बोलें। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पहलवानों का, इस देश की कुश्ती को हिला करके रख दिया उस आंदोलन ने। क्या निष्कर्ष क्या निकला उसका?
इसका निष्कर्ष ये निकला कि हमारी कुश्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें कुश्ती के साथ हुई, आंदोलन की वजह से पहलवानों की विश्वसनीयता पे बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारी जो लड़कियां हैं उनके परिवार वालों को एक बड़ा धक्का लगा। आज अपने बच्चियों को जब कोई भेजता है अखाड़े में पहली बार, तो वो सोचने के लिए मजबूर होता है कि मैं इसको भेजूँ अपनी बेटू या ना भेजूँ। तो उसका बड़ा एक दुष्प्रभाव कुश्ती पर पड़ा है। अभी ये कोर्ट में केस है, इसका क्या वो रिजल्ट आएगा उसका तो हमें नहीं पता, पर ये जो आंदोलन किया इसका कुश्ती ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और जो आंदोलन करने वाले थे वो आज कहीं दिखाई नहीं देते। वो अपना जो उन्होंने फ़ायदा उस चीज़ का उठाना था उठा चुके हैं। कुश्ती को नुकसान करके वो अपने रास्ते लग चुके हैं। बस इसको नुकसान हुआ तो सिर्फ कुश्ती को हुआ है। हमारी देश की कितनी पीछे चली गई है कुश्ती? देखिए, मेडल तो हमें कुश्ती में मिलते हैं, पर एक लोगों का नज़रिया बदल गया देखने का कि भाई ये पहलवान है, इसको तो कुछ पता ही नहीं। लोग, मेरे को पता है क्योंकि मैं तो हर जगह जाता हूँ तो एक डरते हैं पहलवानों से, लोग मिलते हुए बात करते हुए कि इनके अंदर क्या चलता है नहीं पता, ये किस पे कब क्या बोलते हैं नहीं पता, क्योंकि उस चीज़ से कुछ निकला भी नहीं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि किसी के साथ कुछ गलत होता तो उस टाइम आप अपनी आवाज़ उठाइए, बोलिए। और हमारे देश में कोई बहन बेटी उसके साथ सभी खड़े रहते हैं, पर कुछ तो सच्चाई दिखाइए सामने, आप कुछ तो पता लगाइए। उसमें फिर अपना निजी स्वाद दिखता है तो लोगों का एक विश्वास टूटता है कि ये गलत हुआ हमारे साथ। तो कुश्ती के साथ वही गलत हुआ है। योगेश्वर, एक बात और बेबाकी से पूछूंगा और बेबाकी से ही जवाब चाहूँगा। पूरी पहलवान बिरादरी एक तरफ थी इस आंदोलन में, सारे पहलवान एक तरफ थे। आपका शिष्य भी इस आंदोलन को, बजरंग वो उसके अगुआ थे, लेकिन सिर्फ योगेश्वर ही इससे अलग क्यों थे? पहलवान बिरादरी के साथ योगेश्वर क्यों नहीं खड़े हुए उस आंदोलन में? देखिए, पहली तो बात, मेरा कोई शिष्य आज तक बना ही नहीं। अच्छा। हाँ, कभी आप कोई एक भी बाइट आप मेरी कभी पीछे इंटरव्यू में बता दिया कि मैंने कभी किसी को बोला कि मेरा शिष्य है। और दूसरी बात, जितना कुश्ती में, अगर पत्रकारिता में आप सबको जानते हो, तो कुश्ती में मेरे को पता है कि कौन क्या है, कौन कितने सतर तक गिर सकता है और कितने सतर तक उठ सकता है। जो चीज़ें हमारे सामने कभी नहीं हुई, हमें नहीं पता इन चीज़ों का, और एकदम वो चीज़ें आ रही हैं निकल के, तो उसमें हम कभी ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जिस चीज़ का हमें नहीं पता वो चीज़ें अलग है, पर जिसका पता होते हुए मैं ऐसे, और मैं हमेशा ये रहा कभी भीड़ का हिस्सा मैं कभी बनता नहीं। अगर वो चीज़ ठीक है तो मैं बोलता हूँ, और गलत है तो कितने लोग हों तो उनका साथ मैं कभी नहीं देता। मेरा ये रहा है, जो चीज़ ठीक लगती है मेरे को मैं वही करता हूँ, जिस चीज़ का मेरे को पता होता है वही करता हूँ। किसी की सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। तो सुनी सुनाई बातों का विश्वास नहीं किया, इस वजह से आपने? देख, कुश्ती का तो मेरे को पता है कौन कहाँ तक है, कहाँ तक क्या बात हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, वो मेरे को पता है। और जहाँ पे एक कुछ पाने की लालसा हो, जहाँ पे एक स्वार्थ हो, उनका ही पता होता है इंसान को कहाँ पे किसका क्या स्वार्थ है, किसी इंसान को पे कहीं बोलने का क्या तात्पर्य है, किसके बारे में बोलने का क्या तात्पर्य, क्या चाहते हैं, तो मेरे को पता था। और मेरे को क्या, आज तो पूरे हरियाणा को पता लग चुका है उन चीज़ों को, पूरे देश को पता लग चुका है। कुश्ती के जितने खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, जो कोच, सबको पता लग चुका है कि भाई वो जो घटनाक्रम हुआ वो क्या था, और आज जो घटनाक्रम हो रहा है वो क्या है। चलिए, इन बातों को विराम देते हैं। योगेश्वर के बारे में एक बात बताता हूँ सर, कि 2006 का एशियन गेम्स था और ये तैयारियां कर रहे थे बहुत ज़ोर शोर से, और इनका उस वक्त एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम जैसे खेलों में कोई पदक नहीं आया था। एशियन गेम्स ये दोहा जाने ही वाले थे, थोड़े दिन पहले ही पिता का निधन हो गया था योगेश्वर के। टूट गए थे, मैंने इनको देखा था बहुत करीब से, लेकिन पिता का जो निधन था उस ताकत को उन्होंने, इस जज्बे को अंदर ऐसा समेटा कि दोहा एशियन गेम्स में पदक जीत करके लेकर के आए थे, और वो पदक पिता को समर्पित किया था। मुझे आज भी दृश्य ध्यान है जब वो पदक जीता था, ऊपर देखा था आपने, तो बहुत जीवट प्रतिभा के धनी हैं, और उसी का परिणाम है कि ओलंपिक में भी पदक जीता। धन्यवाद योगेश्वर। थैंक यू भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।